Hello my dear aspirants and welcome to SSB Crack Exams, India's largest online portal for defense exam. अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। आइडियल गैस और परफेक्ट लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूसेक्स और रेनॉल्ड्स लॉ, स्टैंडर्ड परफेक्ट गैस इक्वेशन, universal gas constant, assumption of kinetic theory of gases, concept of pressure exerted by gas, relation between pressure and kinetic energy of gas, average kinetic energy per molecule of the gas, then kinetic interpretation of temperature, Dalton's law of partial pressure, Gram's law of diffusion, Avogadro's law, mean RMS and most probable speed, degree of freedom, law of equipartition, specific heats, and then the concept of mean path and Brownian motion. So these are the few topics that we are going to cover here. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा है आइडियल गैस और परफेक्ट लॉ। तो हम किस गैस को आइडियल गैस या परफेक्ट लॉ कहते हैं? हम उस गैस को कहते हैं जो कि और गैस लॉ को जितनी हम अभी गैस लॉस पढ़ेंगे उनको स्ट्रिक्टली ओबे करें, यानी उनकी बात माने, उनके कहे अनुसार चलें, जो उन्होंने कहा है वैसे ही चल रही है। तो हम उन वाली गैसेस को कहेंगे आइडियल गैस। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है और अगर वो एक्चुअल में भी बढ़ रहा है, इस तरीके से बहुत सारी जो लॉज हैं उन सबको अगर ये ओबे करती हैं तो ये जो है हमारी गैसेस होती हैं परफेक्ट गैस या आइडियल गैस, है ना। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज zero, that is each molecule of gas is a point mass with no dimensions. Okay, it is with no dimensions, यानी कि कैसा कहते हैं, बिल्कुल point mass होता है जिसकी कोई dimension ना हो। There is no force of attraction or repulsion amongst the molecule of gases. ओके उसमें जो है कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है मॉलिक्यूल्स में। तो ऐसी गैसेस को हम रियल गैस या आइडियल गैस कहते हैं। उनके वॉल्यूम होगी एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हम उन वाली गैसेस को बोलेंगे रियल गैस। वो आइडियल या परफेक्ट नहीं है, अगर उनके पास ये प्रॉपर्टीज हैं तो हम उन्हें रियल गैस बोलेंगे। आइडियल गैस का क्या होना चाहिए? नो वॉल्यूम, कोलिजन्स आर इलास्टिक एंड नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी यहाँ पर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस। नाउ बॉयल्स लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ जो होती है ये हमें क्या बताती है कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। क्या बताती है हमें? प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो हमें इस तरीके का ही रेसिप्रोकल वाला ग्राफ मिल रहा है, लेकिन ये हमें दो तीन तरीके के क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है। यहाँ पर T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर और T3 टेम्परेचर। अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है उतना ही ये कर्व इस तरीके से बाहर आता जाएगा, जितना कम टेम्परेचर होगा तो उतना ही उसके पास आ रहा है, यानी x और y एक्सिस के। सो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर सच दैट इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, तो ये जो हमारे ग्राफ्स हैं वो इस तरीके से वेरी करने लग जाएंगे, है ना। सो बट जो मेन बात कही है, कीपिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर, जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ये बात कही है बॉयल्स लॉ में, ठीक है। उसके बाद जब हम चार्ल्स लॉ देखते हैं तो चार्ल्स लॉ हमको बताते हैं दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो क्या बताते हैं? दैट वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ओके, ऐसे ही यहाँ पर जब डायरेक्ट रिलेशन है तो लीनियर ग्राफ आएगा। सो दैट मीन्स वो लीनियर में भी अब ये ऊपर नीचे जो लाइन आ रही है डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो लाइन उतनी नीचे आएगी और जितना कम प्रेशर होगा वो उतना ही वी की तरफ टिल्ट हो जाएगी। ओके, उसका उतना ही ज्यादा स्लोप हो जाएगा वीटी ग्राफ में। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है? P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, ठीक है। ये जो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। सो दिस इज टेलिंग यू द चार्ल्स लॉ दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऐसे ही गेल-ल्यूसेक्स लॉ से हमारे पास क्या आता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो दैट मीन्स जब हम इन सब लॉज को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाती है? स्टैंडर्ड या परफेक्ट गैस इक्वेशन बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना। अब ये जो यहाँ पर R आया है ये जो है हमारा क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये क्या है? यूनिवर्सल गैस
कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। अगर हम ये डिफरेंट यूनिट्स में बात करेंगे तो डिफरेंट यूनिट्स में इसकी वैल्यूज अलग हो जाती हैं, तो जिस भी यूनिट की बात कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज लेते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू आएगी, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स दैट यू आर टेकिंग हेयर फॉर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना, उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमने स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो यूनिट उन यूनिट्स में आया है वो वैल्यू आई है 8.31। ओके, ये यू डोंट नीड टू रिमेम्बर, इट विल बी गिवन इफ इट इज आस्क्ड, है ना, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब हम जो असम्पशन लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, वो हम कुछ असम्पशन लेते हैं मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये गैस कैसी है, कैसे बिहेव करेगी, तो मतलब कि कैसे चलेगी, क्या रहेगा। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले हमने कुछ असम्पशंस लिए हैं। तो देखिए हमने पहले क्या क्या असम्पशंस लिए हैं। सबसे पहले हमने लिया है दैट ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली एंड परसिस्टेंटली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। हमने ये क्या कहा है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा चलते रहेंगे और वो भी रैंडम डायरेक्शंस में। दूसरा हमने कहा है द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हमारी मॉलिक्यूल का साइज इतना सा है तो ये जो दूसरे मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कहीं ज्यादा होगा इस मॉलिक्यूल के साइज से, है ना, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ये चीज हमने दूसरी चीज अज्यूम करी है, ये नहीं हमने अज्यूम करा कि इस तरीके से पास पास है ना, इस तरीके से हमने बिल्कुल अज्यूम नहीं करा है। जब हमने काइनेटिक थ्योरी से गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है तो हमने यही कहा है कि ये दोनों काफी दूर है एज कंपेयर टू देयर साइज। तीसरा जो हमने करा है व्हेन अ गैस सैंपल इज केप्ट इन ए कंटेनर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सैंपल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यूरिंग द कोलिजन। तो यानी जिस कंटेनर में आपने रखा है उस कंटेनर की दीवारों पर कोई फोर्स नहीं लगा रही है ये गैस, ये हमने ऐसा अजम्पशंस लिया है ना, ये इस तरीके से इन वॉल्स पर कोई फोर्स नहीं लगा रही है। ठीक, और क्या लिया है हमने that the time interval of a collision between two molecule and between a molecule and the wall is considered to be very small, यानी नैनो लेवल है ना, नैनो सेकेंड्स, इस ऑर्डर का हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है कि इतना टाइम लगता है किसमें, कोलिजन में, है ना। all the collisions between, और अगला क्या है, all the collisions between molecules and even between molecules and walls are considered to be elastic, यानी सारे के सारे collisions हमने कैसे लिए हैं, elastic collisions लिए हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि if a gas sample is left for a sufficient time it eventually comes to a steady state, the density of molecules and the distribution of molecules are independent of position, distance and टाइम, है ना। तो अगर आपने कुछ समय के लिए, एक अच्छा खासा समय के लिए आपने किसी गैस को रख दिया है तो वो अपने आप ही स्टेडी स्टेट में आ जाएगी, और जो डेंसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की या जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मॉलिक्यूल्स का वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो कहाँ पर है, पोजीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है। ओके, और जो और अजम्पशन क्या लिए हमने, द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, जो हमने ऊपर बात करी है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड। द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टाइम टेबल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो दो टकराए ये तो बहुत कम टाइम है, लेकिन इसके बाद जो दूसरे से टकराने का टाइम था वो कहीं कहीं ज्यादा है इन दोनों के आपस के टकराने में। यानी ये नहीं है टक 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 ऐसे नहीं टकराएंगे, उससे टकराया कुछ देर ठहरेगा, चलेगा चलेगा फिर टकराएगा, यानी उसको टाइम लगेगा दूसरे कोलिजन में करने में। ठीक है, तो ये हमारा अगला अजम्पशन था। इस तरीके से हमने कुछ अजम्पशंस लिए दैट दीज मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, इलास्टिक कोलिजन वाला लिया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं बट देयर सेपरेशन इज लार्ज कंपेयर टू देयर मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। सो इस तरीके से हमने जो है अजम्पशंस लिए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अब कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। अब जो अगर हम गैस ले रहे हैं उसने जो प्रेशर लगाया है ड्यू टू कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर, है ना, जो कंटेनर में जिसमें आपने रखी है उसकी जो वॉल्स है उसमें जो कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट आपने करा गैस मॉलिक्यूल का, उसकी वजह से जो प्रेशर है, तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं
कि ड्यू टू कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूस फोर्स विच इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल्स पर सेकेंड। जो मोमेंटम आपने इम्पार्ट करा इधर है ना, वो पर सेकेंड है ना, मोमेंटम इम्पार्ट पर सेकेंड इज टर्म्ड एज द फोर्स है ना। और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ पर यूनिट एरिया, उसी को हम बोल रहे हैं कि उतना प्रेशर लगाया है। सो ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर डिटरमाइंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। उससे हम क्या निकाल लेते हैं कि कितना प्रेशर इस गैस ने इस वॉल पर लगाया है। तो ये जो प्रेशर आता है, दिस कम्स आउट टू बी m/3v एंड देन VRMS स्क्वायर है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे ये RMS वगैरह क्या है। एंड ऑल्सो दिस इज 1/3 रो इज द डेंसिटी VRMS स्क्वायर। ये m जो है हमारे पास टोटल मास है और v जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हम लोग जानते हैं इट इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। बट लेकिन जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ रहे हैं तो वहां पर जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है, वो आती है हाफ रो वी स्क्वायर है ना। वहां पर हमारे पास हाफ रो वी स्क्वायर आ जाती है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस है ना। ये कैसी है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तभी यहाँ पर डेंसिटी आया है ना। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस है ना। और जो प्रेशर है, वी नो जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस इज इक्वल्स टू बी 1/3 रो वी स्क्वायर, हमने जस्ट अभी देखा था। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं सो वी गेट इट एज 2/3। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो प्रेशर है दिस इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो इस तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशंस हमने इधर से डेवलप कर दिया। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, प्रेशर को और ये एनर्जी वाली टर्म को डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा। नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अब हम निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल बट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस है ना। जो हम टेम्परेचर होगा गैस का उस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, मास। वैसे अगर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर है ना, और हमने इसको भी मॉडिफाई करके लिखा था। तो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब हमने बात करी तो हमने लिखा था यहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस चीज पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, वो मास पर डिपेंड नहीं करती है ना। सो इट इज गिवन बाय 3/2 RNAT। तो ये जो यहाँ पर Na है ये है एवोगैड्रोस नंबर, और आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा दैट इट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एवोगैड्रोस कांस्टेंट। T जो है टेम्परेचर है, R आपके पास गैस कांस्टेंट है। सो काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हैं ये दोनों तो कांस्टेंट हैं R और Na। सो किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है ना। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 3/2 kT। और ये K क्या है हमारे पास, R/Na है, जो कि हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वही चीज। सो यहाँ पर हमने उस टर्म्स में लिख दिया है बस। अब अगर हम इंटरप्रेट करें टेम्परेचर का काइनेटिक के टर्म में तो हम कैसे कह सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, हमने निकाला था ऊपर। दैट मीन्स हमारे पास ये जो V आया दिस इज प्रोपोर्शनल टू √T। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं V तो ये √T के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। जैसे हमने इधर देखा था काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर अगर हम रखते हैं सो यहाँ पर भी हमारे पास देखेंगे √T के प्रोपोर्शनल आएगा। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स है ना। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रूट मीन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है √of टेम्परेचर। ओके, बट ये जो हम हाफ mv स्क्वायर कह रहे हैं इट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस
है ना। तो ये भी हम जो एवरेज की बात कर रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वही चीज बात इन्होंने कही है यहाँ पर, दैट इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये क्या कह रही है कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस ने, जैसे आपने समझ ली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लिया किसी गैस पर, और आप निकालना चाह रहे हैं, ये वो गैसेस हैं जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, है ना। तो इट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर विच ईच वुड इफ इट अलोन ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एट द गिवन टेम्परेचर। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर टी टेम्परेचर पे, ये भी टी टेम्परेचर पे और ये भी टी टेम्परेचर में, और ये दोनों गैसेस जो हैं आपस में बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करती हैं, तो दैट मीन्स, और हमने सेम वॉल्यूम जो यहाँ लिए, सेम वॉल्यूम जो यहाँ लिए, इन दोनों को मिक्स करके सेम वॉल्यूम में रखा हमने, तो हमने क्या पाया कि ये जो इसने अकेले ने प्रेशर लगाया ऑक्सीजन ने, ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन ने अकेले प्रेशर लगाया, तो जब हमने इन दोनों को ऐड करा और मिक्स करके करा, तो जो हमारा प्रेशर आया वो इन दोनों के समेशन के बराबर आ गया। सो दैट मीन्स हर एक गैस को अगर आप सेपरेटली लेंगे, उनको देखेंगे प्रेशर, सो वो कम बराबर आएगा इस टोटल प्रेशर के, है ना। सो दिस इज टेलिंग यू P1 + P2 + P3 will give you the total pressure here. Next is the Gram's law of diffusion. So Gram's law of diffusion हमको बता रही है that the rate of diffusion of two gases are inversely proportional to the square root of their molecular weight. ये जो diffusion होता है ना, जिस तरह से जैसे आपने अगरबत्ती जलाई, पूरे घर में उसकी खुशबू हो जाती है, तो यानी वो काफी जल्दी डिफ्यूज हुआ, उसमें डिफ्यूजन काफी हुआ। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर masses या molecular weight के, है ना। so that means rate of A upon rate of B, this is equals to the square root of molar mass B upon molar mass of A. so this is telling you that, okay, so this is the Gram's law of diffusion, that they are inversely proportional to the square root of the molecular weight. नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ बताती है दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स V1 upon N1 इज इक्वल्स टू V2 upon N2 होता है। अगर आपके पास सेम वॉल्यूम है, सेम कंडीशंस आपने रखी हैं, तो उसमें जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम जानते हैं मीन स्पीड, आरएमएस स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में। तो जो मीन स्पीड होती है, यानी कि आपने ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, है ना, इस तरीके से, और ये रेंडमली मूव कर रहे हैं, इनकी अपनी अपनी वेलोसिटी होगी हर एक की। तो ये जो मीन स्पीड है तो क्या हो जाएगी? V1 + V2 + V3 ऐसे करके Vn/n। तो ये जो है हमारी क्या हो गई? मीन स्पीड हो गई। आरएमएस स्पीड यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, रूट लेंगे मीन स्क्वायर का, यानी कि आपने क्या कर रहे हो, पहले तो जो भी वेलोसिटीज हैं V1² + V2² + V3², है ना, इस तरीके से आपने ऐड करके /n कर दिया, और इसका जो आप रूट ले लेंगे, सो दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर आपकी स्पीड आ जाती है ना। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये 2 से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये 5 से चल रहा है, ये 6 से चल रहा है, ये 7 से चल रहा है, 8 से चल रहा है, या ये 2 और एक और आएगा, ये भी 6 से चल रहा है। तो यानी अब 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि 6 से चल रहे हैं, तो यानी सबसे ज्यादा जो हमारे पास है वो 6 की है। सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल, जो सबसे ज्यादा, जैसे आप मोड को समझते हैं ना, तो आप मोस्ट प्रोबेबल को मोड की तरह ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको टेम्परेचर्स और के टर्म्स में लिखते हैं, तो हमारे पास जो इनकी वैल्यूज आती हैं वो क्या आती हैं हमारे पास, देखिए, तो ये जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल की आती है वो आती है 2 kT/m, एवरेज वेलोसिटी की आती है 8 kT/m, और रूट मीन स्क्वायर की आती है 3 kT/m, है ना। तो दैट मीन्स इन तीनों का ये जो रेशियो आता है, ये आता है 1.4:1.5:1.7, और अगर हम इसको 1 ले लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं 1:1.28:1.24। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर,
तो जो ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है ना। और ये वाली जो है हमारे पास क्या आई है, एवरेज स्पीड आई है। और ये जो है हमारे पास आई है रूट मीन स्क्वायर आई है। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो मोस्ट प्रोबेबल वाली है वेलोसिटी ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड है, सो दैट मीन्स वी एवरेज। और ये इससे भी ज्यादा है, किससे, वी आर एम एस से। सो सबसे धीमी कौन सी स्पीड है, वी आर एम एस है। और सबसे तेज है वी मोस्ट प्रोबेबल, है ना, एमपी एवी आर एम एस, है ना। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि इनके जो अगर हम ऑर्डर जो जनरली पूछा जाता है वो ऑर्डर पूछा जाता है कि भाई किस ऑर्डर में, तो दिस इज द ऑर्डर। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ freedom. So number of degrees of freedom of a dynamical system is defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. For example, a particle moves along a straight line along x-axis. Its position can be specified by its displacement along x-axis. Therefore, such a particle has one translational degree of freedom. मतलब क्या बता रहे हैं हमको कि अगर मान लीजिए जितने आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसी एक पार्टिकल की बारे में बताने के लिए, उसकी पोजीशन वगैरह बताने के लिए, है ना, उस पर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, तो दैट मीन्स ये जो यहाँ पर हमें अगर एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो मैं कह देती हूँ केवल 3, तो यहाँ पर आप लोग एक्स केवल 3 लगा देंगे। लेकिन अगर मैं जो है एक्स वाई प्लेन ले लेती हूँ तो हमें बताना होगा 2,3, है ना, इस तरीके से उसकी पोजीशन बताने के लिए। तो अब यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, सो एज टू स्पेसिफाई इट्स इंडिपेंडेंट, है ना, हम कैसी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वाले की बात कर रहे हैं। तो कितने चाहिए हमें, वो हमें बताती है कि कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ओके, अगर हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस की तो उसके लिए हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। डाई एटॉमिक गैस के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ओके, नाउ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो ये हमें लॉ क्या बताती है, दैट फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग all the degrees of freedom and the energy associated with each molecule per degree of freedom is half kT and hence a constant that means ये हमें क्या बता रही है कि जो भी आपके पास गैस है वो जो मतलब उस पे जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतने ही उस पे क्या होगी, हाफ केटी ईच मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी। जैसे कि अगर मान लीजिए एक डायमेंशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पास कितनी होगी, हाफ केटी होगी, है ना, एक डायमेंशन वाले पे। अब अगर हम ट्रांसलेटरी वाला कह रहे हैं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, तो मतलब कितनी एनर्जी हो गई एसोसिएटेड विद इट, वो हो गई 3/2 केटी, है ना। ऐसे ही अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डायटोमिक की बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स उधर हमारे पास कितनी एनर्जी हो जाएगी उससे एसोसिएटेड 2/2 केटी, दैट मीन्स ओनली केटी, है ना। सो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सो जब हम टोटल निकालेंगे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, सो इट विल बी 5/2 केटी। सो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि मतलब हर एक को बराबर बराबर दे रहा है। दैट इज व्हाट इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मीन्स, है ना, कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ केटी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन एज हाफ केटी एनर्जी, है ना, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। तो ये जो मीन फ्री पाथ होता है ये क्या होता है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट कैन ट्रेवल विदाउट कोलाइडिंग आफ्टर विच इट्स डायरेक्शन और एनर्जी गेट्स मॉडिफाइड। क्योंकि हर एक कोलिजन होने के बाद उसकी एनर्जी और डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है। और मीन फ्री पाथ क्या है, मीन है तो मतलब एवरेज तो ले ही रहे हो। जब अब ये जो चला है पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो इतना डिस्टेंस चला, फिर इतना डिस्टेंस चला बिना कोलिजन के, है ना। तो ये जो डिस्टेंस वो चला बिना कोलिजन के, इनका अगर हम एवरेज ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, यानी इतनी दूराई तक वो मजे से चलता है, फिर वो जाके क्या हो जाता है, टकरा जाता है। ठीक, तो उसका फॉर्मूला हमारा गिवन होता है इस वाले फॉर्मूले से, दैट इज RT/√2πd² NAP, है ना।
नाउ कम्स दी ब्राउनियन मोशन, है ना। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? इट इज द रैंडम मोशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद सराउंडिंग गैसियस मॉलिक्यूल्स, है ना। अब भाई जाएगा मतलब चलते चलते किसी से भी टकराएगा, है ना, तो रैंडम जो टकराना हो रहा है, इसका रैंडम मोशन जो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। सो इट विल इंक्रीज विद व्हेन द साइज ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर। अब जब छोटी सी जगह होगी, है ना, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से ये बड़ा कंटेनर है, इसमें मैंने 4 पार्टिकल रखे या 5 पार्टिकल रखे, है ना, और एक मैंने छोटा सा कंटेनर रखा, इसमें मैंने 5 पार्टिकल रखे, तो इसमें जो है कोलिजन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सो दैट मीन्स ब्राउनियन मोशन क्या होगा? इधर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर अब बहुत जल्दी जो है वो रैंडम मोशन देंगे, है ना। सो दैट्स व्हाई इट विल इंक्रीज व्हेन द साइज ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज smaller, when the density of the fluid is smaller, when the temperature of the medium is higher, and when the viscosity of the medium is smaller. So then the Brownian motion will increase. यानी उसका जो random path है, random motion हो रहा है पार्टिकल का, वो जो है हमारा ब्राउनियन मोशन होता है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड ऐसी ही वन शॉट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। और अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो भी जो है हमारी सेम ऐप से एनरोल हो सकते हैं, और यहाँ पर लाइव क्लासेस ली जाती हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड वॉरियर10 यूज़ करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाए। सो आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।